साथियों नमस्कार। बीते रविवार को 10 दिसंबर 2023 75वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसी दिन यूडीएचआर की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। अतः आज हम इस वीडियो में यूडीएचआर के निर्माण में भारत के मानवाधिकार लीडर्स की भूमिका के बारे में बात करेंगे। 10 दिसंबर 1948 को दुनिया में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अस्तित्व में आई, जिसने मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों की आधुनिक प्रणाली स्थापित की। जैसा कि हम आज जानते हैं, यह यूडीएचआर के कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी को भी राज्य द्वारा न तो मारा जा सकता है और न ही सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन जैसे यूडीएचआर को 75 वर्ष हो गया है, पर यह गंभीर रूप से चिंताजनक है कि जिन राज्यों ने इस मूल दस्तावेज को आकार देने में अभिन्न भूमिका निभाई, उनका आज मानव अधिकार रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसा एक राज्य भारत है, जिसने यूडीएचआर में एक व्यापक अधिकार ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो सभी लोगों पर हर जगह बिना शर्त लागू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर यूडीएचआर के निर्माण के दौरान प्रमुख भारतीय राजनयिक हंसा मेहता ही वह कारण थी, जिसके कारण यूडीएचआर सभी पुरुषों के बजाय सभी मानवों के अधिकारों की पुष्टि करता है। यह परिप्रेक्ष्य उस समय भारत की स्थिति का मूल था। संयुक्त राष्ट्र की पहली आम सभा के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली एक अन्य महिला राजनयिक विजया लक्ष्मी पंडित ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त जीवन, सम्मान के साथ जीने लायक जीवन एक शर्त थी। भारत ने मानवाधिकारों पर अविभाज्यता परिप्रेक्ष्य के लिए भी लड़ाई लड़ी, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के समान महत्व दिया जाएगा। पर मौजूदा समय में दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के तहत वर्तमान भारतीय सरकार की एक अलग दुनिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत आज 146 में से 127वें स्थान पर है। यह मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ सबसे अधिक हमलों वाले राज्यों में से एक है और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह 180 में से 161वें स्थान पर है, जिसमें व्यापक इंटरनेट शटडाउन, पत्रकारों पर कार्रवाई और प्रेस पर सेंसरशिप आम बात है। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार चिंता व्यक्त की है कि भारत सरकार की कार्रवाइयां मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं और इसे न केवल यूडीएचआर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए कहा है, बल्कि अपने स्वयं के संवैधानिक कानून को भी बरकरार रखने के लिए कहा है, जो सार्वभौमिक अधिकारों को अंतर्निहित करता है। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत बर्नान डी वेरेंस ने भारत में संयुक्त रूप से धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के लगातार और खतरनाक क्षरण की तरफ ध्यानाकर्षित किया है। 2019 में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के दायित्व के बारे में पूछे जाने पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार हमेशा हमारी संस्कृति का एक अमिट हिस्सा रहा है। मानवाधिकारों के पश्चिमी मानकों को भारत में आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। यह तर्क कि मानवाधिकार एक पश्चिमी धारणा है, मेहता और पंडित जैसे भारतीय राजनयिकों की भूमिका और उस गैर भेदभाव के विपरीत है, जिसकी भारत ने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दृढ़ता से वकालत की थी। दुर्भाग्य से ऐसी बातें भारत में बहुत आम होती जा रही हैं और इसे सार्वभौमिक गारंटी के रूप में मानवाधिकारों की समझ को विकृत कर दिया है। भारत के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच शाह की स्थिति शायद ही अद्वितीय है, जो अब कर्तव्यों पर जोर देते हैं।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने 2020 में घोषणा की कि कर्तव्य अधिकारों का आधार बनते हैं, और 2021 में उन्होंने कहा कि जबकि दुनिया मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है, हमारी भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमें कर्तव्यों पर जोर देना चाहिए। यह दृष्टिकोण मानवाधिकारों के किसी देश, समाज, धर्म, सरकार या किसी अन्य इंसान के प्रति एक निश्चित दायित्व से बंधकर उसका ह्रास करती है। कर्तव्यों के साथ मानव अधिकारों का यह जबरन विवाह न केवल मानवीय गरिमा और किसी व्यक्ति की मानवता के प्रति सम्मान के विचार को खतरे में डालता है, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य भी बना सकता है जहां बजाय एक व्यक्ति के सार्वभौमिक समझ के कर्तव्य का एक व्यक्ति परक माप एक इंसान के मूल्य को निर्धारित कर सकता है। चूंकि यूडीएचआर पिछले रविवार 10 दिसंबर को 75 वर्ष का हो गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूती से खड़ा होना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि सभी देशों की तरह भारत को भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों और यूडीएचआर के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। उसे ऐसा तब करना चाहिए जब भारत सरकार की ओर से तथा खुली बाहों से ऐसी टिप्पणियां नहीं मिलती। मणिपुर राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हाल ही में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव को भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के रूप में निंदा की। यह न केवल भारत के समृद्ध मानवाधिकार इतिहास की उपेक्षा करता है, बल्कि उस साझा समझौते की भी उपेक्षा करता है जो यूरोपीय संघ भारत संबंधों के आधार के रूप में मानवाधिकारों को बरकरार रखता है। ऐसी दुनिया में चुप रहना जहां सरकारें इन वार्तालापों से दूर भागती हैं, मानवीय गरिमा के मूल्यों को खतरे में डालना है। एक ऐसा सपना जिसमें भारतीयों सहित कई लोगों ने 1948 में यूडीएचआर के रूप में मानवीय गरिमा से परिपूर्ण एक नई विश्व व्यवस्था का सपना उस समय देखा था जब सदियों से चला आ रहा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था। पर आज भारतीय संदर्भों में इस सपने को टूटते हुए देखना लोकतांत्रिक संरचना, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की गरिमा के लिए निहायत पीड़ादायक है। धन्यवाद।